मेरी बहन की ननद बड़ी बदकिरदार लड़की थी जिसकी वजह से उसका रिश्ता ना होता। बहन की खातिर मैंने उसकी बदकिरदार ननद से शादी कर ली, लेकिन हैरत तब हुई जब वो सारा दिन घर में नमाज से पढ़ती रहती। मुझे लगता कि वो ड्रामा करती है, इसलिए उस पर बहुत जुल्म करता था। और फिर एक दिन मेरे जुल्म की वजह से वो बेहोश होगी, तब मैं उसे उसके मायके ले गया। लेकिन जैसे ही वहां कदम रखा तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी बहन आज मैं जिंदगी के उस मकाम पर खड़ा था जहां मेरा साया भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। और मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा भी कर सकती है जो मेरी बहन ने किया। उसने तो हर रिश्ते का सर शर्म से झुका दिया। वो जो मुझे जान से अजीज थी, काश के पैदा न होती या मैं वो दिन देखने से पहले ही मर जाता। मेरा नाम अवैस है और मैं अपने ननिहाल में पला बड़ा था। मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी थी और मैं सिर्फ उसकी वजह से वहां रहने पर मजबूर था, वरना जैसे हालात मेरे नाना के घर के थे मैं एक पल भी वहां न रहता। बेशक मुझे सड़क पर सोना पड़ता। दरअसल जब मेरी बहन 3 साल की और मैं 5 साल का था, उस वक्त हम दोनों अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में अपने नाना नानी के पास जा रहे थे। तब मामू की शादी थी, इसलिए बाबा भी हमारे साथ थे। मगर बदकिस्मती से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जिन मुसाफिरों की जान गई थी उसमें मेरे अम्मी अबू भी शामिल थे। मुझे कुछ चोटें आई थी, लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं हुआ था। इतने बड़े हादसे की वजह से नाना ने मामू की शादी धूमधाम से करने के बजाय सादगी से निकाह कर दिया और हम दोनों बहन भाई को अपने घर लेके। मामू की अपनी बहन और बहनोई की मौत से ज्यादा दुख इस बात का था कि उनकी लव मैरिज धूमधाम से नहीं हो सकी थी, इसलिए हम दोनों बहन भाइयों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और उनकी बीवी भी हमारे साथ अजीब सा रवैया रखती थी, जबकि बड़े मामू फिर भी अच्छे थे। वो हमारा ख्याल अपने बच्चों की तरह रखते थे, लेकिन बड़े मामू को ये बात पसंद नहीं थी। दरअसल मेरे नाना अबू की करियाने की एक दुकान थी जो अब तीनों मामू मिलकर संभाल रहे थे, और नाना नानी घर में बुजुर्ग होने की वजह से एक अहम काम रखते थे। उनके बाद के कोई खिलाफ जा नहीं सकता था, इसलिए तीनों मामू और मुमानी की मजबूरी थी कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे थे। नाना का घर भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए हम नाना और नानी के कमरे में ही रहने लगे। नाना और नानी पलंग पर सोते थे, जबकि मेरी बहन नानी के साथ पलंग पर और मैं जमीन पर सोया करता था। हम दोनों के लिए अपने माँ बाप से बिछड़ जाना और घर से दूर हो जाने का सदमा इतना ज्यादा था कि हम डरे सहमे रहने लगे थे। और बड़े मामू के बच्चे भी हम दोनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, क्योंकि उनकी अम्मी नहीं चाहती थी कि हम वहाँ पर रहें और उनके बच्चों की बराबरी करें। नाना अबू के कहने पर बड़े मामू ने हमें भी अपने बच्चों वाले स्कूल में ही दाखिल करवाया था। चूंकि नाना अबू हमारे घर किराए पर दे चुके थे, इसलिए वहाँ से मिलने वाला किराया नाना अबू हमारी फीस में और कुछ हमारे अखराजात में खर्च कर लेते थे। हमें सिर्फ रहने के लिए घर और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी वहाँ से मिल रही थी। इस पर भी हम दोनों किसी को काबिल कबूल नहीं थे। 3 साल बाद जब नाना अबू का इंतकाल हो गया और तीनों मामू मुकम्मल तौर पर घर के सरबराह बन गए, तो उन्होंने नानी को भी किसी खातिर में नहीं रखा। हम दोनों बहन भाइयों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में लगा दिया और हमारे घर का किराया भी खुद रखने लगे। वो कहते थे कि इन दोनों के अखराजात वैसे भी बहुत ज्यादा हैं, जिनके घर के किराए में हम पूरे नहीं होते, इसलिए हम इन्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अब तो छोटे मामू का भी एक बेटा था जो बहुत ज्यादा लाडला था। एक मर्तबा मेरी बहन ने उसे गोद में उठाया हुआ था कि वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। इस बात पर मामी ने मेरी बहन को बहुत मारा और उसके बाद अपने कमरे में हमारा आना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब मामी का बेटा या मामी खुद अपने कमरे से बाहर बैठी होती तो हम वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो हमें देखकर मुंह में बड़बड़ाने लग जाती थी। हम ज्यादातर अपनी नानी के कमरे में उनके पास ही रहते थे। जब मेरी बहन खतीजा 7वीं क्लास में थी, तब नानी का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद तो हम मुकम्मल तौर पर मामी के रहम करम पर आ गए। मामू ने मेरी छोटी सी बहन को घर के कामों में लगा दिया। वह स्कूल से आकर घर की सफाई करती, बर्तन धोती और बात बात पर उसे डांट भी पड़ती थी और मार भी। इसी वजह से अजीब सी होते जा रही थी। खतीजा के अंदर शिद्दत पसंदी आ रही थी और मैं इन बातों को समझता था, इसलिए मुझे डर लगता था कि कहीं वो कोई इंतहाई गलत कदम न उठा ले। मैं स्कूल से आकर कोशिश करता कि उसका ख्याल रख सकूं। उसे पढ़ाता भी खुद था, लेकिन उसका दिल पढ़ने में भी नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता वो जिद्दी होने लग गई। वो घर में तो किसी पर अपना बस नहीं चला सकती थी, लेकिन कमरे में आके मेरे साथ खूब जिद लगाकर बैठ जाती। ना पढ़ती थी और ना ही मेरी कोई बात सुनती थी। मैं उसे ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि एक तो वो छोटी थी, दूसरा ऐसे माहौल में पल रही थी जो किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो सकता था। मैं तो आधा दिन घर से बाहर रहता था, शाम को भी ट्यूशन पढ़ने चला जाता था। लेकिन खतीजा बेचारी स्कूल जाने के बाद सारा दिन अपनी बदमिजाज मामियों के साथ गुजारती थी। उसके अंदर मेरी मामियों वाली आदत पैदा हो रही थी। जैसे जैसे हम दोनों बड़े हो रहे थे, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा था, लेकिन खतीजा अजीब सी खुद सर हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। जब एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर उसकी क्लास का एक लड़का नोट्स लेने के लिए आ गया, इस बात मुमानी ने इतना फसाद किया और खतीजा पर इल्जाम लगाया। खतीजा अपने हक में गवाही देती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। मैं भी इसके लिए बोला तो मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि अगर इतना ही बहन का ख्याल है तो इससे लेकर यहाँ से चले जाओ। उस वक्त मैं अभी पढ़ रहा था और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, ना ही नौकरी। कहाँ
कहाँ लेकर जा सकता था, इसलिए खामोश हो गया। लेकिन मेरी उस खामोशी का नतीजा ये निकला कि मामू ने खतीजा को कॉलेज से हटा दिया और उस पर घर की जिम्मेदारी डाल दी। अब तीनों मुमानी ज्यादातर आराम करती नजर आती थी। उनके बच्चे खेल कूद में और पढ़ाई में मसरूफ रहते, लेकिन मेरी बहन खतीजा घर के कामों में लगी रहती थी। उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो ना किसी से बात करती थी और ना ही मुझसे कोई फरमाइश करती थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, वो मुझसे कुछ मांगे, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया था। हम दोनों बहन भाई अभी उसी कमरे में रहते थे जहाँ नाना और नानी रहा करते थे। मैंने मुकम्मल तौर पर इरादा बना चुका था कि जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होती है मैं कोई ना कोई जॉब देख लूंगा और खतीजा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर जॉब के साथ साथ प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी करूंगा। मैं बस इसी इंतजार में था, लेकिन ये इंतजार मुकम्मल होने में भी 1 साल लग गया और इस दौरान मैं बच्चों को ट्यूशन देने के लिए घर से ज्यादा वक्त बाहर रहने लग गया था, इसलिए खतीजा को बहुत कम टाइम दे पाता था। अक्सर मैं रात को घर वापस आता और मुझे खाना दे देती और जब मैं उससे पूछता कि आज सारा दिन क्या किया, कैसा गुजरा, तो मुस्कुरा के कह देती सब ठीक है और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैं उसके इस रवैये से बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही मेरी जॉब होगी मैं उससे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और फिर जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था उसके दूसरे दिन से मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1 महीने कोशिश के बाद मुझे एक छोटी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन मेरी सैलरी इतनी थी कि हम दोनों बहन भाइयों का गुजारा हो सकता था। वापिस हम अपने घर जाकर नहीं रह सकते थे क्योंकि मेरी जॉब वहाँ नहीं थी, इसलिए अब मैंने अपने घर नए किराएदार बिठाए और उनसे एग्रीमेंट अपने नाम पर करवाया ताकि किराया मुझे ही मिल सके। और फिर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर मैं खतीजा को वहाँ अपने साथ ले गया। मैं समझ रहा था कि खतीजा अपने घर में जाने के बाद खुश होगी और बदल जाएगी, लेकिन उसकी खामोशी पहले की तरह बरकरार रही। मैं उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता। मैंने उसको मोबाइल भी ले दिया था और घर में टीवी भी ले आया था। इसके बावजूद वो मेरे साथ घुल मिल नहीं सकी। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो मैं उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देता हूँ, लेकिन उसने पढ़ने से मना कर दिया और कहने लगी कि भाई इतने साल हो गए हैं, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, बस मैं घर संभाल लूंगी। और फिर उसने अपने काम से काम रखते हुए घर की जिम्मेदारी उठा ली। अपने कमरे में या तो कोई किताब पढ़ने लग जाती या फिर टीवी देख लेती थी। मेरी बहन नमाज और रोजे की पाबंद थी। मैं उसकी किरदार की गवाही आंखें बंद करके दे सकता था। न जाने क्यों मामी ने इतने बड़े इल्जाम मेरी बहन पर लगाकर उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। हम दोनों बहन भाइयों को अलग अपने घर में रहते हुए 5 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान मामी मुझे कभी कभी फोन कर लेती थी, लेकिन मामू ने तो ये तक नहीं पूछा कि हम किस हाल में हैं। हम दोनों बहन भाई भी उनके घर वापस नहीं गए क्योंकि मैं जब भी खतीजा से वहां जाने का कहता तो वो साफ इनकार कर देती, इसलिए मैंने भी खतीजा पर दबाव नहीं डाला। मैं जॉब भी कर रहा था और साथ साथ प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी में भी मसरूफ था। खतीजा 23 साल की हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर वो पढ़ना नहीं चाहती तो मैं कब तक उसे घर बिठाकर उससे काम करवाता रहूंगा। अच्छा है कि मैं शादी कर दूं। जब अपने घर दुल्हन बनकर जाएगी तो माहौल भी बदल जाएगा और उसके दिल और दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यही सोचकर मैंने बड़े मामू से बात की तो उन्होंने भी मेरी बात पर मेरा साथ देने का वादा किया और कुछ रिश्ते भी मुझे बताए, लेकिन मैं मामू के बताए हुए रिश्तों पर इतना गौर नहीं कर रहा था। मैंने अपने तौर पर एक रिश्ते करवाने वाली से राब्ता करके खतीजा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे और जब मैंने खतीजा से इस बारे में बात की तो उसने खामोशी से सर झुका दिया। मैं समझा कि वो मेरे फैसले से इत्तेफाक करती है। फिर 2-3 महीनों में मुझे एक मुनासिब रिश्ता खतीजा के लिए मिल गया। दरअसल वो दोनों भी अकेले बहन भाई ही थे और मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी तरह वो अकेले रहे हैं, इसलिए उनमें एहसास भी होगा और मेरी बहन उस घर में बहुत खुश रहेगी। ये सोचकर मैंने फैजान के साथ खतीजा का रिश्ता तय कर दिया। फैजान भी एक कंपनी में जॉब करता था, घर उनका अपना था और उसकी छोटी बहन अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। रिश्ता तय होने के बाद मैंने देखा कि खतीजा खुश रहने लगी थी। वो अपनी शादी की तैयारी में भी दिलचस्पी ले रही थी और मेरे साथ भी बातें करने लग गई थी। मैं समझ गया था कि उस बेचारी के साथ बचपन से लेकर अब तक जो हुआ उसकी गहरी छाप दिलो दिमाग पर पड़ चुकी है, जिसको मिटते हुए कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं खुश था कि उसने अपने रिश्ते को दिल से कबूल किया और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। मैंने खतीजा की शादी के लिए कंपनी से एक बड़ा लोन लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खतीजा को किसी भी किस्म की कमी का एहसास हो। दिल खोलकर मैंने उसे शॉपिंग करवाई। उसने जिस चीज पर हाथ रखा मैंने उससे दिलवा दी, यहाँ तक कि उसका मुकम्मल जहेज बनाया और हर चीज में उसकी पसंद का उसकी मर्जी का ख्याल रखा ताकि उससे ये एहसास ना हो कि उसका भाई भी उसके साथ वही सब कर रहा है जो बचपन से हो रहा था। और इन सब का नतीजा वही निकला जो मैं सोच रहा था। खतीजा बहुत खुश रहने लग गई थी। उसके अंदर खुद इत्मीनान पैदा हो रही थी क्योंकि वो जिस माहौल में पलकर जवान हुई थी उसमें सबसे पहले उसका दिल ही खत्म हो गया था। और अब मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो खुश है। उसकी शादी में मैंने शहर के एक अच्छे मैरिज हॉल में की। मामू और मामी को भी बुलाया, जबकि खतीजा इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनको भी मेरी शादी पे बुलाया जाए। फिर मैंने उसको समझाया तो वो समझ गई। शादी के दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी बारात में फैजान, उसकी बहन और चंद लोग ही शामिल थे। जब वो ब्याह कर अपने घर चली गई तो मेरा घर बिल्कुल सुना हो गया। मैं उसे बहुत याद करता था लेकिन उसकी खुशियों के लिए दुआएं भी करता था। वलीमे के बाद खतीजा को मैं घर लेकर आया और उससे पूछा कि वो खुश तो है ना, तो वो हंसते हुए
हुए मेरे सीने से लगी और कहने लगी कि भाई मैं बहुत खुश हूँ और फैजान भी बहुत अच्छे हैं और घर में कोई ऐसा भी नहीं है जो मेरी खुशी और आजादी पर पाबंदियां लगा सके। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लग गया। मुझे बाखूबी अंदाजा था कि वो किस किस्म का माहौल चाहती थी और मुझे उम्मीद थी कि फैजान भी ऐसे ही माहौल देगा, क्योंकि घर में तो कोई और नहीं था, सिर्फ एक ननद थी उसकी जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम माहनूर था। लेकिन सब उससे मानो कह कर पुकारते थे। खदीजा को लेने दोनों बहन भाई एक साथ आए थे। मैंने उन दोनों को तोहफे देकर खदीजा को रुखसत किया और जाते हुए फैजान से दरखास्त की कि भाई मेरी बहन को खुश रखना। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया और खदीजा को लेकर चला गया। मैं हर दूसरे दिन खदीजा को फोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लेता था और वो भी जब दिल चाहता मुझे फोन कर लेती थी और जब भी फोन करती बहुत खुशी महसूस होती थी। उसकी आवाज चहती थी और ये मेरे दिल को सुकून पहुंचाता था। हफ्ते 10 दिन बाद में एक चक्कर उसके घर लगा लेता और 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद वो मेरे पास 1-2 दिन के लिए रहने भी आ जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं खदीजा की तरफ से बिल्कुल मुतमईन था, क्योंकि फैजान भी बहुत अच्छा था और मानो भी अपने काम से काम रखने वाली अच्छी लड़की थी। जब खदीजा की शादी को 1 साल हो गया और उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई तो वो कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई। मैंने अपनी भांजी के लिए बहुत सारी खरीदारी की और खदीजा को भी कपड़े लेकर दिए। उसके अलावा मैंने कुछ नकद रकम भी खदीजा को दी कि अपने लिए कुछ ले लेना। लेकिन खदीजा थोड़ी चुप चुप महसूस हो रही थी। मैंने उससे बहुत जोर दे के पूछा तो वो बताने लगी कि मेरी ननद बहुत खराब है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो वो कहने लगी कि पूरा मोहल्ला और खानदान उसके खिलाफ बातें करता है कि वो अच्छी किरदार की लड़की नहीं है। मैं ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि मैं तो जब भी खदीजा के घर गया था और मानो से मिला था तो वो मुझे ऐसी बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन खदीजा जो कह रही थी इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो घर वालों को मुझसे बेहतर तरीके से जानती थी। खदीजा ने बताया कि उसके भाई ने उसका कॉलेज भी बंद करवा दिया है, क्योंकि सब लोग बहुत बातें करते थे। लेकिन अब भी वो लड़की बात नहीं आती और अपने कमरे में छुप छुप कर किसी से फोन पर बातें करती है। ये सब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बातें थी। मैंने खदीजा से कहा कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो और ज्यादा इन बातों पर मत सोचो। तो वो खामोश हो गई और फिर कुछ दिन रहकर अपने घर चली गई। लेकिन अब ऐसा रोज होने लग गया कि जब भी मैं उससे फोन पर बात करता वो मानो के खिलाफ कोई ना कोई बात करती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मानो को क्या हो गया है। अगर वो ऐसी वैसी थी तो फैजान को इसका निकाह जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन मानो की वजह से मेरी बहन का सुकून बर्बाद नहीं होना चाहिए। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जब मेरी बहन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ तब मैं बहुत सारे तोहफे लेकर अपने भांजे को देखने खदीजा के घर चला गया। तब खदीजा तो अपने कमरे में आराम कर रही थी और मानो किचन के कामों में मसरूफ थी। खदीजा ने मुझे खाने पर रोक लिया। सारा खाना मानो ने खुद बनाया था और वो दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ कर घर में रहती थी। उसकी नजरों में भी हया महसूस होती थी। लेकिन खदीजा की बातें मेरे जहन में अजीब सा एहसास जगा देती थी। थोड़ा और वक्त गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब खदीजा को मानो की तरफ से इत्मीनान हो गया है। लेकिन वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। खदीजा जब मुझे फोन करती मानो के खिलाफ बातें करती थी। उसकी शिकायतें मानो के साथ बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो कहने लगी कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरी बदकिरदार नंद की हरकतें ऐसी हैं कि मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। खास तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। भाई मैं नहीं चाहती कि वो अपनी फूफो जैसी बने। तो मैंने खदीजा से कहा कि तुम फैजान से बात करो कि वो मानो की कहीं शादी कर दे, उसे यहाँ से रुखसत कर दे। तो खदीजा कहने लगी कि वो तो बहन के प्यार में अंधे हैं, उनको तो कुछ नजर आता ही नहीं, ना कुछ सुनाई देता है। मैं तो बहुत समझाती हूँ मगर वो समझते ही नहीं और फिर वो तो अपने काम में मसरूफ रहते हैं। भुगतना तो मुझे पड़ता है। मोहल्ले वालों की बातें, रिश्तेदारों की बातें और घर में जो सब चल रहा है वो मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। मैं इस पर बहुत परेशान रहती हूँ और ये सब सुनकर मैं परेशान हो जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन दोबारा से किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना करे या उसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आए। खदीजा के आए दिन की शिकायतें और उसकी परेशानी को देखकर मैंने फैजान से बात करने का सोचा, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसकी बहन के बारे में उससे बात करूं। और फिर बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं खुद ही मानो से शादी कर लेता हूँ, ताकि मेरी बहन की जान छूट जाए और वो सुकून से अपने घर में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। मैंने मानो के लिए अपनी बहन से बात की। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मानो जैसी लड़की को मैं अपनी भाभी नहीं बना सकती, लेकिन फिर मेरे बार बार कहने और समझाने पर वो मान गई और कहने लगी कि ठीक है, मैं इस बारे में अपने शौहर से बात करके आपको बताऊंगी। और फिर कुछ दिन बाद खदीजा ने मुझे फोन किया कि फैजान को आपके साथ मानो की शादी पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है। मैं ये सुनकर खामोश हो गया, लेकिन खदीजा कहने लगी कि हाँ भाई खुश तो होंगे, मेरा इतना अच्छा नेक और फर्माबरदार भाई है और उनकी बहन छो के बद चलन है जिसके साथ कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता। उसका रिश्ता तो मेरे भाई के साथ करते हुए फैजान बहुत खुश, ज्यादा खुश होंगे। मैंने खदीजा से कहा कि इन बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम फैजान से बात करके शादी वगैरह के अरेंजमेंट्स कर लो, क्योंकि जब तुम चाहोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह हमानों के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया। हमारा रिश्ता तय होने के बाद भी कभी मैंने उससे फोन पर या मैसेज पर बात तक नहीं की, बल्कि मैं उससे करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दिल में भी वो तमाम वहम और वसवसे आगे थे जो मैं अपनी बहन की जुबानी सुनता रहता था। जब शादी की तैयारियां शुरू हुई तो खदीजा ने मुझे कहा कि हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो, तो मैंने मना
कर दिया कि मैं अपने ऑफिस के कामों में बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए जो खरीदना है, जो करना है, अपनी मर्जी से कर लो। फिर खदीजा ने ही मेरी शादी की सारी तैयारियां की और फिर शादी का दिन भी आ गया। मैं दुल्हा बनकर उस स्टेज पर बैठा हुआ था और मेरे बराबर मानो दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इससे शादी ना करूं और वहां से चला जाऊं, लेकिन अपनी बहन की वजह से चुपचाप बैठा रहा। और फिर शादी की रात जब मैं अपने कमरे में गया तो मानो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा, वो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दुल्हन के रूप में तो गजब की लग रही थी। उसके बावजूद मैंने उससे बात तक नहीं की और कपड़े बदलकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। यकीनन ये सब किसी भी लड़की के लिए तकलीफ का बायस है और मैं समझ रहा था कि मेरे इस रवैये के बाद तो सुबह होते ही मानो अपने भाई के घर चली जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जब मैं सुबह को उठा तो मानो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी और मुझे देखते ही उसने मुझे मुस्कुराकर सलाम किया। मेरे दिल में सोचा कि वैसे पता नहीं किस किस के साथ इसकी दोस्तियां हैं और अब ऐसे बन रही है जैसे बड़ी नेक फर्मा बरदार बीवी है। मैं बगैर नाश्ते किए ऑफिस चला गया। रात हमारा वलीमा था और मैं सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम को घर वापस आया तो खदीजा वहां आ चुकी थी। खदीजा ने मानो को पार्लर भेजा हुआ था और मुझे कहने लगी कि तैयार हो जाओ। मैं बेदिली के साथ तैयार हुआ और हॉल में चला गया। खदीजा अपने साथ मानो को वहां लेकर आ गई और इस तरह हमारा वलीमा भी गुजर गया। लेकिन शादी के 2 हफ्ते तक मेरी मानो से कोई भी बातचीत नहीं हुई। इसके बावजूद वो लड़की बड़े सब्र और शुक्र के साथ मेरे साथ रह रही थी। मेरा हर काम करती, पूरा घर उसने ऐसे संभाल लिया था जैसे वो हमेशा से यहीं पर रहती है। पहले तो मैं उसके हाथ का बना खाना नहीं खाता था, लेकिन फिर मैंने खाना खाना शुरू कर दिया क्योंकि अब तो यही मेरी जिंदगी थी। उसने ही मेरे साथ रहना था तो मैं कब तक उससे और घर से भाग सकता था। मानो के हाथ में बड़ा जायका था और मैंने ये भी देखा था कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। उसके अलावा तिलावत करना, रोजे रखना भी उसका मामूल था। मैं ये सब देखकर हंस देता कि मेरे सामने ड्रामा करके वो मेरा दिल जीतना चाहती है, मगर ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं उसके सारे करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ था और अब उसके इस नाटक को हकीकत मानकर उसकी तरफ माइल नहीं हो सकता था। इस तरह हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। जब मैंने ये देखा कि मेरे इस रवैये का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा तो मुझे लगा कि शायद अभी वो किसी अपने आशना के साथ फोन पर बातें करती होगी, तभी उसे मेरे रवैये से फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब खदीजा ने मुझे कहा कि मानो को समझने में गलती नहीं करना, वो बड़ी नमाज से पढ़ती है, दिखावे करती है, लेकिन वो कैसी है ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। और फिर खदीजा की उन बातों से मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा। मैं पहले ही शक की आग में जल रहा था, ऊपर से मानो का मुतमईन रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। इसलिए मैंने जानबूझ के मानो को तंग करना शुरू कर दिया। कभी मैं उसके बनाए हुए खानों में कीड़े निकालता तो कभी उसके किए हुए काम को खराब करके उस पर चीखने चलाने लग जाता कि ये काम तुम्हें करना नहीं आता। एक मर्तबा उसने मेरा सूट इस्त्री करके रखा और खुद वो किचन में चली गई। मैं नहा कर निकला तो मैंने जानबूझकर इस्त्री गर्म करके अपना सूट जला दी और छीन कर उसको बुलाया। वो दौड़ते हुए कमरे में आई तो मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारकर कहा कि तुम्हें फोन पर बातें करने के अलावा कुछ आता भी है? ये देखो मेरा कितना अच्छा सूट तुमने चला दिया। वो कभी सूट की तरफ और कभी मेरी तरफ हैरान होकर देख रही थी, मगर उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कहा और खामोश हो गई। तो मैं उस पर और चलाने लग गया। मैंने कहा कि अगर यही सब करना है तो फिर यहाँ से चली जाओ, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तो उसने मुझसे माफी मांगना शुरू कर दी और कहा कि आइंदा मैं बहुत ख्याल रखूंगी, और फिर वो सूट उठाकर कमरे से निकल गई। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया कि ये औरत किस मिट्टी से बनी है। ना तो इस पर मेरे रवैये का कोई असर होता है और ना मेरे थप्पड़ मारने का। आखिर ये यहाँ से चली क्यों नहीं चाहती? फिर मैंने ये सोचा कि शायद वो अपने भाई की वजह से यहाँ रहने पर मजबूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने भाई की नजर में तो बहुत अच्छी थी। अगर यहाँ से जाकर मेरी शिकायतें भाई से करेगी तो भाई भी उसे गलत ही समझेगा। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा महसूस करती है या उसका भाई क्या सोचेगा। मैंने और ज्यादा मानो को तंग करना शुरू कर दिया। बात बात पर उसे डांटने लग जाता, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाने लग गया था। लेकिन वो मेरी हर ज्यादती और हर नाजायज बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। एक रात में जब अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे प्यास लगी और मेरी आंख खुल गई। उस रात कमरे में पानी नहीं था। मैं उठ के किचन में लेने गया तो मानो के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और लाइट भी ऑन थी। मैंने सोचा कि कहीं उसका कोई यार तो उससे मिलने नहीं आ गया। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फटाफट कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो ये देखकर मेरी नजर झुक गई, क्योंकि वो चाय नमाज पर बैठी रोते हुए दुआएं कर रही थी। मैंने उस बात को भी उसका एक नाटक तस्वुर किया और सर झटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से आया तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। वो मेरे बारे में कह रही थी कि पता नहीं क्यों वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मैंने उसी वक्त उससे फोन पकड़ा और बंद कर दिया और उसको मारना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अपनी किस आशना से बात कर रही थी और मेरे बारे में शिकायतें लगा रही थी, क्या उसके साथ भागना चाहती थी। ये सुनकर मानो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझ पर ऐसे इल्जामात ना लगाए। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर ये बार बार ऐसी तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में बिठाकर सीधा उसके भाई के घर ले गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां मेरी बहन फैजान के साथ लड़ाई झगड़े में मसरूफ थी और वो अपने झगड़े में इतना शोर शराबा कर रही थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मैं कब उसके घर में दाखिल हुआ था। वो फैजान से कह रही थी कि
तुम्हारी बहन से तो मैंने जान छुड़ा ली, लेकिन अभी भी तुम उससे फोन पर बातें करते हो तो मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते। मैं किसी को भी घर में और तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फैजान उसके सामने सर झुका के चुपचाप खड़ा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आ गया तो मेरी बहन ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं सब समझ गया कि जो कुछ भी मानो पर इल्जाम थे वो सब झूठ थे। दरअसल मेरी बहन जिस माहौल में रही थी उसकी वजह से उसके दिल में सबके लिए नफरत पैदा हो चुकी थी और वह भी यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी में उसके घर में किसी की कोई मुदाखलत ना हो। मैं खड़ा था कि फैजान ने मुझे बैठने के लिए कहा और कहने लगा कि मेरे भाई मेरी बहन बिल्कुल भी ऐसी वैसी नहीं है। हाँ, मेरी बीवी उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, इसलिए उसने न जाने तुम्हारे सामने क्या क्या बातें कही। मुझे उन बातों का पता नहीं था। मैंने तो उसे कॉलेज से किसी और वजह से हटाया था क्योंकि मेरी बहन बीमार रहने लग गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि इस पर किसी भी किस्म का बोझ न डाले, इसलिए मैंने उसे कॉलेज से हटाया था। लेकिन इस बात को भी गलत रंग देकर मेरी बीवी ने तुम्हारे सामने पेश किया और अब अपनी बहन की शादी भी कर चुका हूँ। तभी मेरी बीवी को सुकून नहीं आता क्योंकि उससे लगता है कि मैं अपनी बहन की बातों में आकर उसका घर खराब कर दूंगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वो तो आज भी मैंने उससे फोन किया तो वो रो रही थी। मेरे बहुत जोर देने पर उसने मुझे बताया कि वैस का रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर अचानक से फोन बंद हो गया। फैजान की बात सुनकर मैंने सर झुका ली और मानो को लेकर घर वापस चला गया। घर जाकर मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने मुस्कुराकर मुझे माफ कर दिया और कहने लगी कि मैं जानती थी आपकी गलतफहमी एक दिन जरूर दूर होगी और आज ही वो मुबारक दिन है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं क्योंकि आपने जो किया वो अनजाने में किया। लेकिन अब मैं पूरे यकीन के साथ ये उम्मीद करती हूँ कि अब हमारे दरमियान कोई भी गलतफहमी नहीं आएगी। मेरे मानो के हाथ अपने हाथों में थाम लिए और अपने दिल में इरादा कर लिया कि अब सारी जिंदगी मानो पर शक नहीं करूंगा। इससे अगले दिन खतीजा अपने शोहर और बच्चों के साथ मेरे घर आई और उसने मुझसे भी माफी मांगी और मानो से भी, और रोने लग गई कि सारी जिंदगी हम बहन भाइयों ने दूसरों के जुल्म बर्दाश्त किए और ऐसे ऐसे इल्जामात सहे जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे और इन सब ने मुझ पर मनफी असरार डाल दिया। मुझे ऐसा लगता था कि घर में अगर कोई भी होगा या मेरे शोहर का कोई भी रिश्ता तो वो मेरे खिलाफ ही होगा। बस यही बात मेरे दिल में बैठी थी और मैं अपनी इकलौती ननद को गलत समझने लगी। ये सब कहकर वो और ज्यादा रोने लगी तो मैंने उससे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ रखा। मानो ने भी उसे माफ कर दिया और कहने लगी कि भाभी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम दोनों बहन भाई भी ऐसे ही दूसरों के घरों में पल कर जवान हुए हैं। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, वो आपका घर है और आप उसकी मालकिन हैं जैसे ये मेरा घर है। लेकिन हम एक दूसरे की नंद भाभी नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। खतीजा ने खुश होकर मानो को गले से लगाया। मैं और फैजान अब मुतमईन थे। फिर हम एक दूसरे के साथ खुश होकर जिंदगी गुजारने लगे।